एच1 एक्सप्रेस का ये कारवां बदस्तूर चल रहा है और अब ये कारवां आ पहुंचा है बादली में। बादली में कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक हैं कुलदीप वत्स। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता से जो वायदे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं और क्या कुलदीप वत्स अभी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इलाके की जनता का विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि आरोप सत्ता पक्ष पर असमान भेदभाव के लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं कुलदीप वत्स साहब का। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका एच1 एक्सप्रेस में। धन्यवाद, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो सवालों की बौछार करेंगे लेकिन एक्सप्रेस एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं बादली से विधायक कुलदीप वत्स। सवालों की बौछार कुलदीप वत्स पर, क्योंकि एक अरसा बीत चुका है विधायक बने, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे अधूरे हैं जो जनता अब पूरा करने की मांग कर रही है। लेकिन कुलदीप वत्स ये कामों को पूरा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं और अगर करवा पा रहे हैं तो कितने सफल हुए हैं, इन तमाम सवालों का जवाब उनसे लेंगे। एक बार फिर से बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका एक्सप्रेस में। मैंने कई बार जब आपको विधानसभा में बोलते हुए देखा, बादली की जनता की तमाम बातों को आपने उठाया। वत्स साहब, आपने हाथ तक जोड़ लिए झज्जर से बादली तक के रोड के लिए। क्या इतनी तंगदिल सरकार है कि फिर भी नहीं पसीज रही या कोई खुन्नस है कुलदीप वत्स से? देखिए, एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी पूरी टीम का, जो आज एक आपने बड़ी अच्छी नई मुहिम जो शुरू की और हरियाणा के मेरे हिसाब से हर विधानसभा में आप जा रहे हैं और आज मेरे बादली हलके में आप आए हो। मैं आपका पूरी टीम का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, ये देखिए जो झज्जर टू बादली ढांचा बॉर्डर तक का जो रोड है, ये 3 बार इसका टेंडर छूट चुका, मंजूर हो गया ये। तो मैंने आपने विधानसभा में भी सुना होगा, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ, क्या कारण था। तो जो यहाँ से पहले मंत्री थे ओम प्रकाश जी, लोगों ने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया था, उनको पहले एमएलए बनाया, उस एमएलए बनाया तब मंत्री बने और मंत्री भी बहुत तगड़े वाले मंत्री बने। 5 साल उन्होंने इस इलाके की जो विकास की बात करते हैं, मैं एक बात मानता हूँ, मैं कभी झूठी बात नहीं करता। बादली को सब डिवीज़न बनाया, मैंने धन्यवाद किया, पर बादली का सब डिवीज़न बनाने के बाद 2016 में बादली के अंदर एक ईंट लगी हो तो बताओ। 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा थी, सेक्रेट की थी, स्कूल की थी, रस्तों की थी, 2 थाने थे, एक ईंट उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। वो लोगों के साथ टीस निकालने का काम किया। ये जो रोड का मुद्दा था, सड़क का, रोड कहेंगे वो हमारे विधायक जी गुस्सा करते हैं कि भाई रोडों का नाम मत लो, सड़कों का लो। तो ये जो सड़क का मुद्दा है, पिछले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय दीपेंद्र जी, हमारे राज्य में सड़क बनी, उसके बाद एक ठेकला तक इस पर नहीं लगा, मंजूर हो गया। मैंने मुख्यमंत्री जी और दुष्यंत चौटाला जी को कहा कि क्या 2 के ऊपर 1 भारी है। ओम प्रकाश जी बार बार इसको कैंसिल करा दें, बार बार इसको कैंसिल करा दें, कि ये क्षेत्र के साथ एक बड़ा अपमान था। ये कोई अकेला कुलदीप वत्स के लिए नहीं थी, ये बादली के लोगों ने 33,000 वोट भी दी थी, पर अगले के समझ में नहीं आई। अब उसके बाद में लेटर दिखाते हैं कि मैंने तो मुख्यमंत्री के नाम लेटर लिखा था। आज वो बीजेपी में ये झूठे आंसू निकालना बंद करें। उनके अगले दिन कार्यकर्ता आके डीसी को ज्ञापन देते। इन्होंने ये मान लिया कि इनकी नहीं चलती, ये दिखाने के लिए कि भाई मैंने नहीं रुकवा रखा, पर मुख्यमंत्री जी के नाम लेटर दिखाया, लेटर पे तो कोई डेट डल सकती है, पर जो मुख्यमंत्री की और दुष्यंत चौटाला की मुस्कान बता रही थी, उसे साबित हो गया कि हाँ, ओम प्रकाश जी ये रोड सड़क नहीं बनाने देना चाहते। पर इन बातों से कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि समान विकास हो रहा है, आप भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम कांग्रेस के या विपक्ष के विधायकों की बात करते हैं, फंडिंग 5-5 करोड़ रुपए की दी जा रही है, कांग्रेस के विधायक या विपक्ष के विधायक वो तक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या वाकई ये सच है? देखिए, मैं आज आपको एक और कह रहा हूँ, पहले मैं 1600 करोड़ के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मेरे बादली हलके के 1600 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए कि वो कहाँ लगे। गांव में रोड कागजों में बन गए हैं पर एक ईंट नहीं लगी है, धर्मशाला बन गई है, चौपाल बन गई हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे पंचायत महकमे की
जो मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं, ई टेंडरिंग में जो आज चल रहा है, 25 लाख की पावर किसने दी थी? ओम प्रकाश जी ने दी थी। जो ये भ्रष्टाचार की जननी बने, पंचायत महकमे में जो भ्रष्टाचार पूरे हरियाणा में हुआ, तो मुख्यमंत्री जी जांच क्यों नहीं कराते? ईमानदारी की बात करते तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप जांच कराए। जितना घपला पंचायत महकमे में हुआ, PWD में हुआ, अपने लोकल बॉडी में हुआ, जांच क्यों नहीं करा रहे? पंचायत महकमे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार 2014 से लेके और अभी तक ये बबली मंत्री जी बने हैं। मैं नहीं कहता मंत्री बबली ईमानदार नहीं है, ईमानदार है, काम करना चाहता है, पर इससे पहले की जांच हो ना कि पंचायत के नाम का जो पैसा गांव का नाम का है वो कहाँ गया। नहीं, पर आप रुक गए कि मैं दूसरा आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो 5 करोड़ की बात थी, मेरे इलाके में 5 करोड़ रुपये आए, मैंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और मैंने 5 करोड़ के बजाय अपने हलके में 7-8 करोड़ रुपये लेके आया और मेरे गांव के पैसे गांव में मैंने लगवाए विकास की। हमारे 25 करोड़ के रोडों की बात मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मैंने 25 करोड़ के जो रोड सड़क जिनकी थी उनके मैंने सब के नाम दे दिए, एस्टीमेट बन रहे हैं, अभी तक नहीं लगा है। जो बात है सच्चाई की वो करनी पड़ेगी, पर ये भय भ्रष्टाचार प्रशासन मुक्त प्रशासन की बात करते थे, आज भय भी है, आज भ्रष्टाचार भी है। आप जाइए तहसील में, आप जाइए थानों में, जाइए वीडियो ब्लॉक में, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है भय का जिसमें माहौल भ्रष्टाचार इसलिए भी है क्योंकि कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकियां तक मिली, विधायक को थ्रेटन किया जा रहा है, तो ऐसे में आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, ये भी एक मसला है। कुलदीप वत्स जी, देखिए, एक कुलदीप वत्स का सवाल नहीं है, काफ़ी विधायकों का भी सवाल नहीं है, काफ़ी विधायकों को मिली। एक आम व्यापारी, आम जनता, आम हमारी बहनें आज वो सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि कारण क्या है? आज जेलों से धमकियाँ आ रही हैं, आज उगाइयाँ हो रही हैं, आज शराब मर्डर हो रहे हैं। मैंने अपनी बादली के अंदर, मेरे बादली नशा मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, मैंने एक मुहिम चला रखी है और इसकी आवाज़ मैं उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। ये हरियाणा की नीड है, क्योंकि ये इस देश का, मेरे प्रदेश के, मेरे बादली के जो हमारे युवा हैं, वो हमारे भविष्य, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के, मेरे बादली हल्के के जो ये भविष्य है, ये खराब ना हो। आज नशे की चपेट में है, आज कोई चीटा चल रहा है, कोई ड्रग्स चल रही हैं, ऐसे ऐसे नशे यहाँ पे चल गए थे। पर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का भी, हमने बादली के अंदर इस चीज़ पे काफ़ी फोकस मैंने कर रखा है और मैं कर भी रहा हूँ कि दोनों चीज़ों पर हम फोकस करें और बादली में अमन चैन भाईचारा हम लेके आएँ। लगातार आप ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, खुद बीजेपी के भी कई लोगों का मानना है कि आपको ओपी धनखड़ साहब का फोबिया हो गया है। कुलदीप वत्स तेज तर्रार नेता हैं, क्या मानते हैं कि आपको ओपी धनखड़ का फोबिया है? देखिए, ओम प्रकाश जी का फोबिया मेरे को क्यों होगा? मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को दंड मिलना चाहिए, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। पर मैं आपका चैनल देश की दुनिया देखती है, मैं आपके चैनल पे अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ और उस अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ, आत्मा रोती है। इन लोगों ने वोट दिया है, आज मेरा किसान खेत के अंदर शहीद हो रहा है, मेरा जवान सीमा पे शहीद हो रहा है। ओम प्रकाश जी ने, मेरा कोई किसी का फोबिया नहीं है, ओम प्रकाश जी काम कराएं। तो फोबियो तो उस आदमी का हो जिसके कुछ पल्ले हो, वो ये कहता है मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। या तो फिर जनता को कह दे, फिर इस्तीफा दे देना। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, किसान की बात आई तो बोलता नहीं, जवान की बात आई तो बोलता नहीं, रोजगार की बात आई तो बोलता नहीं, महिलाओं की बात आई तो बोलता नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह देता है, भाई किसान को बोला हमने वो दिया मुआवजा, मेरा मन ऐसा करता ना चलूँ। अरे ये जो किसानों के आंसुओं पे आप इतराते हो, ये जनता ही सब जानती है। वत्स साहब, बड़ी अहम बात आपने कही कि पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक को देखिए, पब्लिक ने आपको वोट दिया, बहुमत दिया, और कुलदीप वत्स की एक छवि रही है। ऐसा नहीं है कि कुलदीप वत्स की एक चुप रहने वाले या सहने वाले नेता की है। कुलदीप वत्स विधानसभा में दहाड़ते हैं, कुलदीप वत्स अधिकारियों को लताड़ते हैं, अक्सर हमने देखा है। कुलदीप वत्स अगर ये कहें कि वो लाचार हैं, जनता का विकास नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि कुलदीप वत्स की चलती नहीं है, थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए, सामाजिक समरसता, भाईचारा ऐसा नहीं है कि नेताओं में या पार्टी के लोगों के बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री साहब के साथ भी आपकी मुलाकात होती होगी। क्या वाकई कुलदीप वत्स इतने लाचार हैं कि अपने हल्के की जनता के लिए सड़क का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, सीवरेज की समस्या नहीं दूर कर पा रहे हैं, पानी की समस्या नहीं दूर कर पा रहे हैं, सिंचाई
कि पानी की समस्या नहीं हो पा रही है। क्या वाकई कुलदीप वत्स इस वक्त लाचार हैं इस सरकार के आगे? आपने एक बड़ी अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया। कुलदीप वत्स लाचार नहीं है इस सरकार के आगे, इनके जो खुद के एमएलए हैं वो भी लाचार हैं। तो चलती किसकी है पे? क्योंकि देखिए, मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ आज, और बड़े आप जब मेरे से बड़े एक बहन की तरह आप मेरे से जवाब कर रहे हो। मतलब जो बीजेपी के खुद के विधायक हैं वो हमारे से कहते हैं कि भाई हम तो मार दिए। एक तो जो पी इनकी सबकी पी करा दी इन्हें, पहचान पत्र, ये परेशान पत्र इनका बन गया। किसान आज ये पोर्टल की गवर्नमेंट चल रही है, पोर्टल हर चीज़ पे हमने पोर्टल बना दिया, इसका भी पोर्टल बना दिया, इसका भी पोर्टल बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन से मुल्क की गवर्नमेंट चल रही है? आपने किसान के नाम पे आपने कहा भी मंडी का पोर्टल बना दो, पंचायतों में पोर्टल बना दो, क्या आपने सुविधा दी है लोगों को? आज बीजेपी का एमएलए भी ये कहता है कि भाई आप लोग तो अपनी जात बचा लोगे और हमें तो लोग पीटेंगे। बबली मंत्री जो बन रहा है, इन्होंने आपको याद उनका बयान निकलवाना, इन्होंने कहा था भाई हमें माफ़ करो दुष्यंत चौटाला जी, आप इस्तीफा दे दो या इससे समर्थन वापस ले लो, और हमने लोगों के बीच में हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे किसान भाई हैं, आपने इनके नेताओं के बयान सुने, कभी उनको कोई खालिस्तानी कह रहा, कभी पाकिस्तानी कह रहा, कभी उग्रवादी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये इन्होंने किसका अपमान नहीं किया? हमारी बहन बेटियों के बारे में, इनकी खिलाड़ियों के प्रति इनकी क्या सोच है? आज 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 कितने अहंकार के घोड़े के सवार है। एक हमारी खिलाड़ी, देश की खिलाड़ी, मेरे इलाके की बेटी, और वो मंत्री जी, मुख्यमंत्री कहता है इस्तीफा नहीं लूँ नहीं लूँ नहीं लूँ। तो इससे बड़ा क्या इनके अंदर अहंकार होगा? तो आप किसी बीजेपी के एमएलए से कैमरे ऑन कैमरे नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें डर लगता है। भाई बात भी ठीक है, पर इनसे दिल से ये पूछना, भाई दिल से बताओ मेरे भाइयों आप लोग, कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट से कितने खुश हो? जनता खुश नहीं, इनके एमएलए भी दुखी हैं। ठीक, आपने कहा कि खून पसीने की कमाई किसानों की और जनता की लूटने की जा रही है वत्स साहब, लेकिन जनता को भी बड़ी उम्मीदें हैं कुलदीप वत्स से। वो चाहती है कि विकास कार्य हो, वो चाहती है कि उन तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचे जो गुरुग्राम से सटे हुए, क्योंकि आप जानते हैं साइबर सिटी है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि दिल्ली से भी बहुत दूरी नहीं है, और विकास की एक जो बयार दिल्ली से सटे हुए इलाकों की होनी चाहिए, बादली में वो नहीं है। दुर्भाग्य है, विडंबना है, 1600 करोड़ के दामों की आप पड़ताल आप कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो कुलदीप वत्स ने कराए हैं और जनता उनको जानती है, या उनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे से। कुलदीप वत्स एक नॉर्मल एमएलए है अभी, और मैंने जो किया, मेरे जो हाथ की चीज़ थी, मेरे हाथ की चीज़ क्या थी? मेरे चाचाओं का दुख दर्द कोविड से लेके आज तक, मैं तब से बना हूँ तब तक, मेरे जो हाथ के काम थे मैंने पूर्ण रूप से, मेरे चाचा था वो सब जानते हैं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। जहाँ तक जो ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से मिली वो मैंने पूर्ण रूप से कराई। दूसरा, जो इन्होंने घोषणा की थी 2016 में, बादली के स्कूल की थी, सेक्रेटरीट की थी, पाटौदा के स्कूल की थी। पाटौदा में रेस्ट हाउस मैंने बनवाया अभी खुद का करके, और वो जो सिलानी का स्कूल था वो इन्होंने घोषणा तो कर दी थी, पर मैंने जो किया है वो इतना ज़रूर किया है, मैंने शोर शराबा करके लड़ाई लड़के उन कामों को शुरू कराया है। और जहाँ तक विकास की बात है, मेरा विज़न है, मैं आज अपना विज़न क्लियर कर देता हूँ। 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, हमारा आप लोगों के सबकी कृपा से, हरियाणा की जनता की कृपा से राज आ रहा है। बादली में दो चीज़, बादली में इंडस्ट्रीज खूब है। पहला, विकास, हमारे इलाके के बच्चों को रोजगार, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ और अच्छी शिक्षा। ये रोड मैप तैयार है इसके लिए? मेरा पूरा रोड मैप, मैं आज आपको अपना विजन बता रहा हूँ। मेरे 102 गांव हैं डाणी समेत, मेरा पूरे एक एक गांव का मेरे पास एजेंडा है कि मेरे किस गांव में क्या कमी है। और कभी आप इसमें ये मतलब जिस दिन हमारा राज आएगा तो ये नहीं होगा गांव वालों से पूछेंगे कि भाई आपका काम बताओ, हम खुद बताएंगे आपके ये काम है और ये काम बाकी पड़े, ये हुए नहीं है, उन कामों का हम पूरा करें। सब आगे का
विजन आपने बता दिया है, लेकिन उस विजन का क्या जो आप इस टर्म्स में जनता के बीच लेकर आए थे, उनका क्या होगा? आपने कहा कि 5 करोड़ तो आप अलॉट कर देते हैं, घोषणाएं 10-10 करोड़ की आप लोग कर जाते हैं, तो एक बड़ी विडंबना या विचित्र सी स्थिति नहीं होती जब आप लोगों के बीच जाते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि सर आपने ये कहा था, अभी तक नहीं हुआ, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत बुरा महसूस होता है, दिल से बहुत बुरा महसूस होता है। मुख्यमंत्री जी ने एक सभी एमएलए के साथ एक बड़ा धोखा कहूँ या छलावा कहूँ, हमारे को ये कहा गया कि 5 करोड़ रुपए पर विधायक मिलेंगे। पहले कहा कि हर साल, अब वो हमें हमारे को अब जो लेटर मिला और मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई ये 5 करोड़ पूरे 5 साल के लिए है। हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम सोच रहे थे कि 5 करोड़ रुपए हर साल हमें मिलेंगे, तो 25 करोड़ रुपए होंगे, 25 करोड़ अपने इलाके में लगेंगे तो दिखेंगे, पर वो 5 करोड़ के अलावा हमारे पास उन्होंने आगे कोई ग्रांट नहीं दे रहे। 2 करोड़ वैगी की और 5 करोड़ रुपए 7 करोड़ के अलावा। पर ये भी आज मैं कह रहा हूँ कि राज अब हमारा आएगा और जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। तो जब वादे पूरे ही नहीं होंगे तो राज कैसे आएगा? क्योंकि देखिए जनता है वो, उसे इस चीज से मतलब है कि उसने वोट किसको दिया। नहीं, वो बात नहीं है। जनता ये भी पता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे प्रति 100% लॉयल है। मैं रोड से लेके विधानसभा तक अपने चाचा ताऊओं की, अपने भाइयों की आवाज़ को मजबूती से उठाता हूँ, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मिडिलमैन हो, युवा हो। मैं किसी प्रकार से दब के गूंगा बहरा बन के नहीं, उनका बेटा उनकी वकालत ठोक के करता है। और मुझे यकीन है हमें जो पहले 10 साल विकास किए थे वो लोगों ने अब ये मन बना लिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 10 साल चीफ मिनिस्टर थे तो इस इलाके में क्या हुआ था। वत्स साहब जरा लोकसभा चुनाव के एस्पेक्ट पर भी बात कर ले। भारत जोड़ो यात्रा थी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, तमाम यात्राएं, और जिस तरह से राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है, आपको लगता है कि एक पुनर्जीवन अगर हम कांग्रेस के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इससे इनकार नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर करेंगे। कांग्रेस बहुत बुरे दौर में है, बिल्कुल सच्चाई की बात करूंगा आपको। वो जिस हाल में कांग्रेस है, वो किस हाल में है वो कांग्रेस जानती है, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इन यात्राओं से पुनर्जीवन मिलेगा कांग्रेस को, और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए हरियाणा में क्या स्कोप आप देख रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे को बहुत लॉसेज हुए, कई गलत फैसले कांग्रेस ने लिए। जिस प्रकार से आज बीजेपी के नेता अहंकार के घोड़े पर सवार हैं, इसी प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेता भी 10 साल के राज में अहंकार के घोड़े पर सवार थे। और जिसका लॉस, आदरणीय राहुल गांधी जी एक ईमानदार और अच्छी छवि के नेता है, पर कुछ हमारे नेताओं की वजह से, उनका घमंड, उनकी बोल, उनकी जबान से हमारे को पूरे देश में लॉस हुआ। और अब आदरणीय राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाली, जो हाथ से हाथ जोड़ो का है, प्रियंका जी और ये मिलके कांग्रेस को वास्तव में बहुत मजबूती मिली है। और 2024 में आप ये मत समझना कि मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 2024 का जो इलेक्शन आएगा इसमें देश के अंदर अलग रिजल्ट होगा। आप इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ, और इसका रिजल्ट आपको, जो राहुल जी की यात्रा थी, इसकी जो मेहनत थी, इसका रिजल्ट 2024 में आपको अवश्य मिलेगा। एक साफ गोई आपकी बहुत अच्छी लगी व्यक्तिगत तौर पर, जो आपने कहा कि कांग्रेस में भी लोग अहंकार के घोड़े पर सवार थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। लेकिन वर्तमान में भी कुलदीप जी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हरियाणा कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, जबरदस्त मतभेद नहीं है, जबरदस्त मनभेद है। मतभेद सुलझ जाते हैं, जब मनभेद हो जाता है तो पार्टी कई टुकड़ों में एकजुट होकर भी बटी रहती है, और उसका खामियाजा कई बार पार्टियों को भुगतना पड़ता है। सबक मिलेगा आने वाले चुनाव में, और जिस तरीके से अभी पार्टी के हालात हैं, आपको लगता है कि ये जो मनभेद है वो आने वाले वक्त में समय रहते पार्टी के नेता सुलझा लेंगे, या आला कमान का हस्तक्षेप अगर ऐसा हो तो वो सुलझ सकता है? आप कैसे देख रहे हैं पार्टी के मनभेद को? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छी घर है, अच्छी पार्टी है, वो इकट्ठे रहने से मजबूत होती है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, कुछ नेताओं के भी हेम और बहम पल जाता है, और हेम और बहम ये जनता अवश्य निकाल देती है। मैंने कई बार इसमें वास्तव में सुधार की जरूरत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, और लोग उनसे बहुत उम्मीदें करते हैं, और तो नेताओं ने, हमारे सब ने मिलके भी उनको ये अपना नेता मान के हरियाणा में ये कबूल करना पड़ेगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नेता ज़मीनी नेता हैं। सारे नेता मिलके
और अपना नेता मानना पड़ेगा। इसमें हाईकमान ने भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं बिल्कुल दिल से बात कहता हूँ, मैं अपनी बात को खुले मन से और बेबाकी से कहता हूँ। सब ने, चाहे वो किरण चौधरी जी हैं, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, चाहे हमारे और नेता हैं, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, या सारे मिलके सबको एक प्लेटफार्म पे लाके इनको समझाना चाहिए, हिंदी में समझाए कि आप लोगों से कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं है। अगर आप लोग रास्ता, अगर आप लोगों का यही बगावत का रहता है तो ऐसे लोगों से कोई हो, चाहे कुलदीप वत्स भी है, उसको फिर रास्ता दिखाना चाहिए, उसको हिंदी में फिर समझाना चाहिए। बहुत बड़ी एक तरीके की नसीहत आपकी पार्टी के लिए। मेरा बस एक आखिरी सवाल आपसे यही, आपने कहा कि नेता की पकड़ मजबूत है, कुलदीप वत्स की पकड़ बादली की जनता में कितनी है वो कुलदीप वत्स इस मंच से बता दें, और क्या मुद्दे लेकर कुलदीप वत्स जनता के बीच जाएंगे ताकि दोबारा निर्वाचित हो सकें? देखिए, मेरी पकड़ मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मेरे चाचा ताऊ मेरे भाई बताएंगे कि मेरी क्या है क्या नहीं है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बादली हलके की जनता, चाहे वो मातृशक्ति है, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे नौजवान है, मेरे को अपना बेटा और अपना भाई मानते, मेरे को नेता नहीं अपना बेटा भाई मानते। और मेरे जो मुद्दे हैं उन्हें सब ने पता है। ये जनता है, बादली हलके की जनता, जिस प्रकार से ये बनाएंगे तो भी इनका बेटा हूँ, हराएंगे तो भी इनका बेटा हूँ। पर ये ज़रूर है, मेरे को भगवान ने दोबारा जन्म दिया है। कोविड में मैं बड़ा सीरियस हुआ, मेरे को दोबारा जन्म दिया है, और मेरे को भगवान ने ये कहा है कि इस बादली की हल्के की जनता के लिए आपने कुछ न कुछ करना है और अच्छा करना है। ये मुझे उम्मीद है कि बादली की जनता का रिजल्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो कुलदीप वत्स बादली से कांग्रेस के नेता बड़ी साफगोई से कई बातों का जवाब दिया। कह रहे हैं कि कांग्रेस में मनभेद है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कठोर तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से आला कमान को इस मनभेद को, इस मतभेद को दूर करना होगा, वरना आने वाले समय में हालात बिगड़ेंगे। और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जाहिर की है कि उनके कामों की गूंज, उनके कामों की पहुंच, जितना वो विकास करवा पाए हैं हल्के के लिए, उसको जनता देखेगी और उनको दोबारा मौका देगी। बहरहाल जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सब जानती है। आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, और MH1 एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।